हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लेक्चर 8 में आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स रूल फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी किरचॉफ के नियम। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम ओम के नियम का प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रतिरोध, किसी भी सेगमेंट में बहने वाली धारा तथा उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करते हैं। लेकिन अगर सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उस स्थिति में हमें यह समझ में नहीं आता कि हम ओम के नियम का पालन किस तरह से कराएं। पालन तो होता है, लेकिन सर्किट में धारा निकालना हुआ या फिर किसी के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना हुआ, तो यह निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्हीं मुश्किल को हल करने के लिए किरचॉफ ने जो है इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने किरचॉफ ने इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए दो नियम दिए। ये दोनों नियम क्या हैं? तो उस नियम को पढ़ने के पहले चिन्ह परिपाटी, अर्थात धारा को कब हम ऋणात्मक लेते हैं, कब धनात्मक लेते हैं, या दिया गया जो विभवांतर होता है या जो सेल का ईएमएफ है, उस लूप में अगर हम चलते हैं तो कब धनात्मक लेते हैं और कब ऋणात्मक लेते हैं, तो इसे हम जो है आज चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। मतलब कि धाराएं जहां से आ रही हैं कहीं किसी पॉइंट पर मिलेंगी, तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसे जंक्शन कहेंगे और या संधि कहेंगे। तो संधि की ओर अगर जो धारा आ रही होगी उसे धनात्मक, और जो संधि से दूर जा रही होगी उन धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की दिशा में चलते हैं, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा धनात्मक, और प्रवाहित धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। जैसा कि इस फिगर में देखें कि ये जो प्रतिरोध है R, इस प्रतिरोध में धारा I इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, एरो ये शो कर रहा है, और लूप में चलने की दिशा, जो लूप बनाया गया उस लूप में हम इसी दिशा में चलते हैं, तो धारा की दिशा में चलते हैं अगर, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है यानी V इक्वल्स टू IR, वह IR धनात्मक लिया जाता है। लेकिन यदि इसी में धारा के विपरीत दिशा में, धारा जा रही इधर देख लेफ्ट में और हम जा रहे हैं राइट साइड, तो लूप में चलने की दिशा इधर हो गई, तो इस स्थिति में जब धारा के विपरीत होंगे तो -I अर्थात IR यहां पर ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक इसी तरह से जो किरचॉफ का सेकेंड रूल है, उस सेकेंड रूल में अगर हम समेशन E बराबर समेशन IR लेते हैं, तो इस स्थिति में अगर ये सेल है, सेल का धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा, अगर हम धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ चलते हैं, यानी लूप में चलने की दिशा किधर हो गई, धन से ऋण, तो E का मान ऋणात्मक लिया जाता है। और यदि इसके विपरीत है कि अगर हम ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो धनात्मक लिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें अगर हम समेशन E माइनस समेशन IR बराबर 0 लेते हैं, अगर यानी समेशन V बराबर 0 किरचॉफ के नियम में सेकेंड लॉ में, तो इसमें हम जो है इसके विपरीत मान के चलते हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखें कि धारा इधर जा रही है और हम चल रहे हैं इधर, तो हम जो है इसमें धारा का प्रवाह ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होगा, और हम चल रहे हैं लूप में इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहां पर E का मान धनात्मक लिया जाता है, जैसा कि यहां पर देखें ऋणात्मक लिया गया था। ठीक इसी तरह से इस स्थिति में जो ये फिगर आप देख रहे हैं, इस स्थिति में अगर धारा की दिशा में ही चलते हैं तो E को ऋणात्मक लेते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, जो दो नियम है, इसमें से प्रथम नियम को धारा नियम या संधि नियम कहते हैं, जंक्शन रूल। सिंपली इसको KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या है? यदि किसी बंद परिपथ में किसी बिंदु, जंक्शन या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर किसी बंद परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है तो जंक्शन पर मिलेंगी, वहीं से धारा का बंटवारा होगा, तो जिस जंक्शन पर ये मिलती हैं उस पर बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I बराबर 0। जैसा कि I1 धारा आ रही है, I2 आ रही है, ये I3 धारा आ रही है, ये जंक्शन O है। अब यहां से यह I4 इधर जा रही है, I5 इधर जा रही है और I6 इधर जा रही है। तो इस जंक्शन पे आप देख रहे हैं कि I1, I2, I3 आ रही हैं तो धनात्मक ली जाएंगी, और I4, I5, I6
जा रही हैं तो इसको ऋणात्मक लिया जाएगा। अर्थात हम लिखेंगे संधि O के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल्स टू 0। अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने क्या माना था, हमने इसमें रूल को यह माना था कि अगर संधि की ओर आने वाली धारा है तो वह धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा है तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। अब आप इसमें देखते हैं कि धारा जो है वह नियत है, धारा नियत है, तो धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है, आवेश की वजह से प्रवाहित होती है, I बराबर Q बाई टी यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है आवेश नियत है, जब आवेश नियत है तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, अर्थात आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। सेकंड लॉ किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता नियम, इसे लूप नियम भी कहते हैं, लूप लॉ भी कहते हैं, और KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब यह किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, इसको दो तरह से परिभाषित किया जाता है। तो इसकी पहली परिभाषा है कि किसी बंद परिपथ या लूप में सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग इसके प्रतिरोधों और उनके संगत प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समेशन E बराबर समेशन IR। लेकिन इसे हम ऐसे भी लिखते हैं समेशन E माइनस समेशन IR बराबर 0, या फिर समेशन V बराबर 0 भी लिखा जाता है। अब ये एक परिपथ है, इस परिपथ में आप देख रहे हैं कि R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं, सेल E1 और सेल E2 जुड़ा हुआ है। यह सेल धारा दे रहा I1, यह सेल धारा दे रहा I2। अब यहां से जो धारा I आ रही है तो B पर क्या होगा, I1 आ रही है, I2 आ रही है, तो ऐड हो जाएगा और इधर जा रही है, तो इसका मतलब हो गया कि BE सिरे में जो धारा का प्रवाह होगा वह I1 प्लस I2 होगा। अब अगर हम इसे निकालें कि जो है R1 के सिरे पर कितना जो है पोटेंशियल ड्रॉप होगा या R3 के सिरे पर कितना होगा, तो बगैर I1 और I2 को फाइंड किए नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे किरचॉफ के सेकेंड लॉ के हिसाब से हम इसे छोटे छोटे खंडों में लूप में बांट लेंगे, जैसा कि A B E F A एक लूप बन जाएगा, दूसरा लूप बन जाएगा B C D E B, और अगर आप तीसरा लूप बनाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा A B C D E F A। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें, आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज चल करके इसको सॉल्व करिए या एंटी क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त या वामावर्त। तो यहां पर हम जो है बंद लूप A B E F A को देख रहे हैं, A B E F A। इस लूप में अगर हम A से चलना शुरू करते हैं तो A से चलना शुरू करते हैं तो A से B तक कोई प्रतिरोध नहीं है, सिर्फ कनेक्टिंग वायर है। B से अगर हम R3 की तरफ चलते हैं तो R3 में जो धारा की दिशा है उसी दिशा में है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1 प्लस I2 इंटू R3, ये देखिए I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर इसके बाद E से जब F चलेंगे कोई प्रतिरोध नहीं है, F से जब आगे बढ़ेंगे तो प्रतिरोध R1 है, R1 में धारा जा रही है I1, तो इसके संगत जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 R1 होगा और यह धारा की दिशा में है इसलिए धनात्मक, तो प्लस I1 R1 माइनस E1, हम सेल के ऋणात्मक सिरे से चल रहे हैं। इसमें यही देखते हैं आप कि संगत लूप में आप चल रहे हैं, तो ये हो गया माइनस E1 बराबर 0। तो इसे आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I1 R1 बराबर E1, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरा लूप लेंगे B C D E B। अब इसमें B से C चलेंगे, कोई प्रतिरोध नहीं है, C से आगे चलेंगे तो E2, यह धारा के विपरीत है, धन सिरे से जा रहे हैं तो यह हो जाएगा प्लस E2, इसके संगत माइनस I2 R2, क्योंकि धारा इधर जा रही है लेफ्ट में और हम राइट जा रहे हैं, तो ये संग इसके करस्पॉन्डिंग हो गया माइनस I2 R2। और इसी तरह से फिर इधर चलेंगे तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर 0, ये दूसरा लूप बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम तीसरे लूप की बात करें जो A B C D E F A है, इसमें अगर हम A से C आते हैं तो इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये हो जाएगा
E2 माइनस I2R2, फिर ये चलेंगे और फिर इधर आएंगे तो प्लस I1R1 माइनस E1 बराबर 0। तो ये देखिए, ये बंद लूप PCDEB में ये मिला E2 माइनस I2R2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2R2 बराबर E2। इसी तरह से बंद लूप ABCDEFA जो बड़ा वाला लूप है, लूप बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा, आप जहां से चलते हैं वहीं आकर के रुकेंगे। तो अगर A से चले हैं तो A पर आकर रुकेंगे, B से चले हैं तो B पर आकर के रुकेंगे, तभी बंद लूप होगा। तो इस बंद लूप ABCDEFA में E2 माइनस I2R2 प्लस I1R1 माइनस E1 बराबर 0 है। तो इसे हम लिख सकते हैं I1R1 माइनस I2R2 बराबर E1 माइनस E2। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि विभव नियत है, विभवांतर नियत है, तो V बराबर होता है W बटा Q, यानी कार्य किया जा रहा है। तो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, अर्थात किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, अर्थात द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियम की सहायता से I1, I2 और I3 का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया गया है। इसमें पहली सप्लाई E1 की ये 24 वोल्ट है, ये 27 वोल्ट है, ये 2 ओम, 6 ओम और ये 4 ओम। धारा की दिशा ये फिगर में ही दिया गया है। अब जैसा कि आप ये मानेंगे कि ये इसमें धारा इधर से इधर जानी चाहिए, ये फिगर में दिया गया है। अगर इसकी विपरीत दिशा में होगी तो धारा जो हम सपोज कर रहे हैं कि I2 इधर धनात्मक होगी, अगर I2 ऋणात्मक आ गया इसका मतलब कि धारा की दिशा इसके विपरीत होगी। अब इसमें अगर हम लूप बनाते हैं तो ये प्रथम लूप होगा हमारा ABEFA और ये दूसरा लूप होगा BCDEB। तो अगर पहले लूप की बात करें, बंद लूप ABEFA में, तो क्या बनेगा, यहां से चले तो ये धन सिरे की तरफ है, तो 27 और फिर ये हो गया जो धारा की दिशा में है। तो जब धारा की दिशा में है तो ये हो गया प्लस 6 I2 और फिर इधर चलेंगे, धारा की दिशा में है तो प्लस 2 I1 और ये विपरीत है तो माइनस 24 बराबर 0। अर्थात इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 I1 प्लस 6 I2 बराबर माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बंद लूप BCDEB जो दूसरा वाला लूप है BCDEB, इस लूप में चलेंगे तो ये बन जाएगा 4I3 माइनस 6I2 और ये हो जाएगा माइनस 27 बराबर 0। अर्थात 4I3 माइनस 6I2 बराबर 27, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 6I2 प्लस है और इसमें माइनस है, तो अगर इन दोनों को क्या करें, जोड़ दिए, अगर जोड़ दें तो I1 I3 में एक रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन संधि B पर क्या हो रहा है, I1 आ रही है, I2 इधर जा रही है और I3 इधर जा रही है, यानी I1 बराबर I2 प्लस I3, I1 बराबर I2 प्लस I3। यहां पे किरचॉफ का प्रथम नियम काम कर गया। अब जो है समीकरण 3 से I1 बराबर I2 प्लस I3 अगर समीकरण 1 में रख दें तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये 2I2 प्लस I3 प्लस 6I2 बराबर माइनस 3, यानी 2I2 प्लस 2I3 प्लस 6I2 बराबर माइनस 3। तो ये बन गया 2I3 प्लस 8I2 बराबर माइनस 3। अब समीकरण 2 में से 4 को, यानी समीकरण 4 में 2 से गुणा करके और 2 से घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये 4I3 माइनस 6I2 बराबर 27, 4I3 प्लस 16I2 बराबर माइनस 6। अब ये जो है माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये 4I3 वाला टर्म कट जाएगा और ये बच गया आपका माइनस 22I2 बराबर 33। तो I2 बराबर माइनस 33 बटा 22 यानी माइनस 1.5 एम्पियर। अब समीकरण 1 से 2I1 प्लस 6I2 बराबर माइनस 3 है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे जो है 2I1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर और I1 बराबर I2 प्लस I3 है तो I3 बराबर I1 माइनस I2, तो I3 बराबर आ जाएगा 4.5 एम्पियर, यानी I1 का मान 3 एम्पियर, I2 का मान माइनस 1.5 एम्पियर। तो यह माइनस साइन यह बताता है कि जिस दिशा में वहां दिखाया गया है धारा की दिशा, उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी और I3 का मान 4.5 एम्पियर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न परिपथ में बिंदुओं A व C के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। A व C, A पॉइंट और ये C पॉइंट। A और B के बीच में आप देख रहे हैं कि 1 ओम प्रतिरोध, 2 वोल्ट की सप्लाई,
3 वोल्ट 1 ओम की प्रतिरोध, और इसी तरह से यहाँ पर 1 ओम और ये 4 वोल्ट की सप्लाई। एडीआर में 2 वोल्ट की सप्लाई और एक जो है 1 ओम का ये प्रतिरोध लगा हुआ है। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए से सी के बीच में यह माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल, फिर प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। इसका मतलब कि इसके अक्रॉस यानी ए और सी के बीच में हमें जो है 3 - 2 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, क्योंकि ये हाइयर है तो 3 - 2 यानी ए और सी के बीच में अगर हम यहां से देखें, अगर आप ये देखते हैं कि ए तथा सी के बीच भी का मान कितना हो जाएगा, भी का मान हो जाएगा यानी आप इसे भी एसी भी कह सकते हैं, तो यह 3 वोल्ट और -2। इसका मतलब है कि इसके बीच में जो सप्लाई है, यह सप्लाई जो है यह 1 वोल्ट की है, ठीक है। और पोलैरिटी क्या इसकी होगी, प्लस वाले की, ये 3 वोल्ट वाले की पोलैरिटी होगी। इसी तरह से अगर हम नीचे वाले सिरे में देखें, ये ए से लेकर के और डी सी तक, ये जो है आप ये देख रहे हैं ना, ए से लेकर के ए डी और ये सी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये 2 वोल्ट की सप्लाई और ये तो धारा इधर से ये आ रही है, धारा इधर से, तो ये जो है सेम डायरेक्शन में हुए। जब सेम डायरेक्शन में हुए तो इसका मतलब कि जो भी एडीसी है, यानी जो ए और सी के एसी के बीच जो है बाया डी कह सकते हैं कि बाया डी जो है, जो भी एसी है, इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 4 और +2 मीन्स 6 वोल्ट की सप्लाई होगी। तो अगर इस सर्किट को अगर हम रीड्रा कर दें, तो रीड्रा करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम ये सप्लाई बनेगी, ये हो गया प्रतिरोध, और इसी तरह से नीचे ड्रा करते हैं तो ये सप्लाई हमारी जो है, ये सिंपली हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, और ये सप्लाई में अगर प्रतिरोध कर दिए और ये प्लस और ये माइनस, तो कुछ ऐसा सर्किट हमारे पास बनेगा। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो है ये, तो ये ए बी सी और ये डी। अब इस तरह से ये हो गया 1 वोल्ट और ये प्रतिरोध 1 ओम ये और 1 ओम ये, तो ये हो गया 2 ओम का, और ये 2 ओम की ऑलरेडी सप्लाई है। और इधर जो है यह 1 ओम और यह 1 ओम, यह भी हो गया 2 ओम, और यह सप्लाई हो गई 6 वोल्ट की। अब इसमें अगर हम जो है ये जो लूप हमारा है कौन सा, ए बी सी ए, अगर यह लूप लगा दे तो यहां से जो धारा आ रही है, इस धारा को ये मान लेते हैं कि यह धारा I1 है, यह धारा I1 है, और यहां से जो धारा आ रही है यह धारा I2 है। तो इसमें कितनी धारा जाएगी, इसमें जो धारा जाएगी यह I1 प्लस I2 धारा जाएगी, और फिर यहां पर जाने के बाद इधर निकल जाएगी I1 धारा और इधर निकल जाएगी I2 धारा। अब एक लूप ये बनाते हैं हम, एक लूप जो है ये बनाते हैं और दूसरा लूप जो है ये बनाते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें लूप ए बी सी और ए की, तो इसमें आप ये देखें कि यहां से अगर हम चलते हैं तो ये तो कुछ नहीं मिला, कोई प्रतिरोध नहीं है। यहां चले तो यह 1 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, तो हम ये एसी से चल लेते हैं, या आप चलो ए बी से ही चलो, तो इधर से चलते हैं तो ये मिल गया हमें
मिलेगा ना, प्लस से जा रहा है ना, तो ये मिलेगा -1। फिर ये 2 ओम में धारा विपरीत दिशा में है तो ये हो जाएगी -2I1, और फिर इधर जाएंगे ये भी माइनस हो गया, तो -I1 प्लस I2 और इंटू 2 बराबर 0। तो इसे आप लिख सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया आपका -1 माइनस 2I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 बराबर 0। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपका 2I1 माइनस, और ये 2 और ये 2 4 हो गया, 2 और ये 2 4 हो गया, इसको जो है 4 ओम करेंगे, चलिए ये यहां से देखिए आप, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप ना, तो ये मिल जाएगा 4I1 प्लस 2I2 बराबर 1। पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 4I1 प्लस 2I2, ये समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से जो दूसरा लूप बनेगा, दूसरा लूप जो है हम बनाएंगे ADCA। तो ये देखिए, अगर हम लूप ADCA इसकी बात करें तो ADCA में अगर चलें तो ADCA में आप देख रहे हैं कि यहां से चलेंगे तो ये बनेगा -2I2 और +6, और फिर ये इधर से चलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -2 टाइम्स I1 प्लस I2 बराबर 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप तो ये मिल जाएगा 2I1 प्लस 4I2 बराबर 6, और इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी जो है, इसमें भी I2 2 है, तो अगर एक में समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, यानी आपने क्या किया कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 को घटा दिया, तो ये बनेगा आपका समीकरण 8I1 प्लस 4I2 बराबर 2, और ये नीचे 2I1 प्लस 4I2 बराबर 6। अब इसे जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे घटाएंगे, माइनस है तो नीचे का साइन बदल जाएगा, जब बदल जाएगा तो ये जाएगा कट, 8 में से 2 गया 6I1 और बराबर हो गया -4, तो इससे आपको मिल गया I1 बराबर -4/6 यानी -2/3 एम्पियर, ये मिल गया। अब जो समीकरण 1 है, इक्वेशन 1 जो है यह क्या है, इक्वेशन 1 से दिया है ना कि 4I1 प्लस 2I2 और बराबर 1 है, तो अगर हम इसमें से 2I2 अगर ये फाइंड करते हैं तो ये 1 माइनस 4I1 बनेगा, अर्थात 1 माइनस 4I1 की वैल्यू है -2/3, तो अब ये बन गया आपका 1 प्लस 4 दूना 8 और बटा 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3 और प्लस 8 और बटा 3, तो 8 3 11, 11/3 एम्पियर। ये आया 2I2, ये वैल्यू आई हमारी 2I2। तो इस तरह से I2 बराबर क्या हो गया 11/3
और ये 2 नीचे चला जाएगा, अर्थात 11/6 एम्पियर। ये I2 का मान हो गया। अब आपको फाइंड करना है VAC। तो देखिए VAC का मान कितना हो जाएगा, VAC बराबर होगा उसमें प्रवाहित धारा, तो उसमें प्रवाहित धारा है I1 प्लस I2 और उसके बीच में प्रतिरोध कितना है, तो I1 प्लस I2 कितना हो गया, I1 है -2/3 और प्लस I2 है 11/6 और RAC का मान है 2। अब इसको सिंपलीफाई करें, तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3 दूना 6 तो -4 और प्लस 11 गुणे 2 कितना हो गया, 11 में से 4 गया 7, 7/6 और गुणे 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6 तो 7/3 वोल्ट। ये हमारा आंसर होगा कि VAC के बीच में जो सप्लाई मिल रही है वह सप्लाई होगी 7/3 वोल्ट। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ में प्रदर्शित 5 ओम के तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। यह फिगर दिया गया है। तो इस फिगर में सबसे पहले तो आपको धारा का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो जो धारा का डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे इसमें, तो वह धारा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखिए ये 3 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये धारा इसमें से इधर जाएगी, धारा जो इसमें से इधर जाएगी तो यह धारा हम मान लेते हैं कि I1 है, I1 धारा जा रही है। अब ये धारा यहां तक जाएगी I1, अब यहां जाने के बाद ये बट जाएगी, तो मान लीजिए कि I2 धारा जो है, I2 धारा इधर चली गई तो कितनी धारा बची, धारा बची I1 माइनस I2, यह धारा आएगी 1 ओम प्रतिरोध में। अब देखिए I2 धारा जब यहां पर जाएगी तो फिर क्या होगा, ये बटेगी। अब इधर से भी तो धारा जा रही है, तो इधर वाली जो धारा है, ये धारा जो है यहां पे I2 मान चुके हैं इसलिए इसको मानेंगे I3 धारा इसमें आ रही है। अब यहां पर I3 धारा आ रही है तो इसमें धारा कितनी जाएगी, यहां से आ रही I2 और यहां से आ रही I3, तो I2 प्लस I3 ये धारा इसमें प्रवाहित होगी। अब देखिए ये धारा फिर चली जाएगी I3 इधर और इधर चली आएगी I2 धारा, और यही धारा यहां पर आएगी जब, तो यहां से आ रहा था ना ये माइनस I2 और ये कट जाएगा, फिर ये I1 धारा जो है इस दिशा में ये प्रवाहित हो जाएगा। अब जो है इसका कुछ नाम दे दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसमें नाम दे देते हैं इस लूप का, ये A B C D, ये E F G और H। अब ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ का नियम प्रयोग करते हैं। तो ये बना दीजिए लूप 1, इसी तरह से ये बना दीजिए लूप 2 और इसको बना दीजिए लूप 3। अब लूप 1 में चलिए, अगर हम जो है यहां पर लूप 1 की बात करें तो इसमें आप देखिए यहां से अगर हम चलते हैं, यहां से आप A से चलेंगे ना, तो A से चलेंगे तो 3 वाला तो ऋणात्मक होगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी I1 धारा जा रही है 1 में, तो ये बन गया I1। इसके बाद इधर जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं, तो ये प्लस I1 माइनस I2 इंटू 1 और फिर प्लस I1, इसमें 1 ओम का है तो ये भी हो गया प्लस I1 और 3 वोल्ट की सप्लाई, तो -3 बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये मिल जाएगा 3I1 माइनस I2 बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। अब लूप 2 में देखिए, तो लूप 2 में आप यहां से चलें अगर, तो ये देखिए लूप 2 में क्या बनेगा, लूप 2 में बनेगा 2
I2 प्लस I3 और इंटू 5, तो 5 पहले लिख लीजिए, दूसरे वाले में धारा उतनी है ना। इसके बाद प्लस 2I2 और माइनस I1 माइनस I2 और इंटू 1, तो 1 बराबर ये 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये मिलेगा 10I2 प्लस 5I3 माइनस I1 बराबर 0। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसी तरह से आप लूप 3 भी देखिए, तो लूप 3 देखेंगे तो माइनस 3I3 प्लस 2 माइनस 3I3 और माइनस 5 और I2 प्लस I3, ये हो जाएगा बराबर 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल करके आएगा 5I2 और 5 3 8 3 11 I3 और बराबर 2, समीकरण नंबर 3। अब इसे सॉल्व करना है, इसमें 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, पहला काम तो ये करिए कि देखिए जो समीकरण नंबर 2 दिख रहा है, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लीजिए और समीकरण 1 को जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या मिला, समीकरण 2 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 30I2 प्लस 15I3 माइनस 3I1 बराबर 0, और जो समीकरण नंबर 1 है ये है माइनस I2 और प्लस 3I1 बराबर 3। अब इसको क्या करना है, जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी I1 खत्म हो गया, तो ये बचा यहां से 29I2 प्लस 15I3 बराबर, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब जो है समीकरण 4 मिल गया। अब इसे और आपको सिंप्लीफाई करना है, तो और सिंप्लीफाई करना है तो देखिए क्या करेंगे आप, अब आप जो है समीकरण 3, जो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 में 15 से गुणा करिए और समीकरण 4 में 11 से गुणा करिए। इलिमिनेशन मेथड हम यहां पर यूज करेंगे। तो अब ये क्या बनेगा, ये देखिए ये बन गया 75I2 प्लस 15 से गुणा करेंगे ना, तो 15 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और एक 16, 165I3 और बराबर हो गया 30। इसी तरह से नीचे वाला कितना हो गया, नीचे वाला आपका हो गया 319I2 और प्लस ये तो आ गया उतना ही, इतना I3 बराबर ये हो गया 33। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे आप माइनस कर दीजिए। जब ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहां पर बचेगा -244I2 बराबर, यहां कितना बचा, 30 में से 3 जाएगा तो -3, अर्थात I2 बराबर -3 बटा 244 माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 3 बटा 244 एम्पियर। इतनी धारा होगी I2। अब जो एक इक्वेशन मिला हुआ है, इस इक्वेशन में देखिए कि इक्वेशन है 3I1 माइनस I2 बराबर 3, तो इससे I1 निकल जाएगा, तो इससे हमारा I1 हो जाएगा 3I1 बराबर 3 प्लस I2 और 3 प्लस I2, तो 3 प्लस I2 का मान हो गया 3 बटा 244।
सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 732 और प्लस 3 बटा 244 यानी 735 बटा 244। तो अब ये 3i1 बराबर है, ये जो है 3i1 बराबर है। तो i1 बराबर कितना हो गया? i1 बराबर हो गया 735 बटा 244 और ये नीचे 3। इस 3 से इसको काट दीजिए तो ये 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 245 बराबर 245 बटा 244 एम्पियर। यह i1 हो गया। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है ये। अब इसके बाद ये देखिए एक इक्वेशन आपको मिला है 5i2 प्लस 11i3 बराबर 2। तो इसमें जो है अगर हम i2 का मान रखेंगे तो i3 मिल जाएगा। तो 11i3 बराबर 2 माइनस 5 और i2 का मान कितना है? i2 कितना निकाले? 3 बटा 244। तो ये हो गया आपका कितना हो गया? 2 माइनस ये हो गया 15 बटा 244। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो i3 बराबर ये बटा 1 244 तो ये 488 माइनस 15 कितना हो गया? ये 11 भी है इधर, तो ये घटाने के बाद आपका आ गया 473 बटा 244। ठीक है। अब इससे i3 बराबर 473 बटा 244 और गुणे 11। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 से कटेगा तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, तो ये मिल गया 43 बटा 244। तो i3 का मान हो गया इतना एम्पियर। तो अब जो है पूछा था क्वेश्चन में ना कि उसमें जो बीच वाला है 5 ओम का, उसमें धारा कितनी जा रही है? तो 5 ओम में धारा बराबर कितनी है? i2 है और प्लस i3, ये धारा जा रही है। तो अब ये कितना हो गया? i2 का मान 3 बटा 244 और i3 का मान 43 बटा 244। तो ये हो गया 46 बटा 244, 46 बटा 244 एम्पियर। या अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 छक 24 0.19 एम्पियर, ये धारा 5 एम्पियर प्रतिरोध में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि संलग्न परिपथ में वोल्ट मीटर 50 ओम, ये देख रहे हैं 50 ओम प्रतिरोधक के आर पार 18 वोल्ट पड़ता है। ये जो भी है वो 18 वोल्ट पड़ता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस फिगर को आप यहां ले लीजिए। तो अगर यहां पे ले लेते हैं तो देखिए इसमें क्या मिला। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो 30 वोल्ट की सप्लाई है, यहां से जो धारा आ रही है, कुछ धारा आएगी, यहां से कुछ धारा आ रही है। तो यह धारा जो है मान लीजिए कि आई, मान लीजिए यहां से धारा आई आ रही है। यह धारा ऐसे होते हुए और फिर इस प्रतिरोध में जा रही है। ठीक है, ये 24 ओम में। अब इसके बाद जब यहां पर ये धारा आएगी आई, तो कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ धारा इधर जाएगी। तो इधर जो है यह i1 है और इधर धारा i2 है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो धारा जा रही है वो i2 धारा जा रही है ऐसे, और यहां से ये धारा जा रही है i1। अब यहां से i2 और यहां से i1, यानी I धारा फिर यहां पर ये निकल जाएगी। ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन में कहा कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वह 18 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा? यहां से देखिए, अगर हम ये देखें कि जो वोल्ट मीटर है
वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है यह 18 वोल्ट है। ठीक है, तो होगा कितना, यह धारा और गुणे, तो धारा कितनी है वोल्ट मीटर में, ये 50 ओम वाला है ना, 50 ओम के अक्रॉस जा रहा है, तो I1 और गुणे 50 बराबर 18। तो इससे I1 बराबर हो गया 18/50। ठीक है, तो 18/50 इसको काट दीजिए, तो 2 9 18, 9/25 एम्पियर I1 हो गया। अब लूप जो है इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको जो है आप A B C D E और ये F, चलिए नाम दे देते हैं। अब हम लूप यूज करते हैं, लूप जो है A B C F A को यूज करते हैं, इस लूप को यूज करते हैं। तो इस लूप को यूज करते हैं तो चलते हैं ऐसे, चलिए इस लूप में ऐसे चलते हैं, तो ये बनेगा -30 यहां से, फिर यहां आएंगे तो +24, और धारा कितनी है I है, तो 24I, और फिर +50 I1, इसमें I1 धारा जा रही है, बराबर 0। तो ये आपका बन गया कितना, 50 I1 + 24 I बराबर 30। तो इससे जो है 24 I बराबर हो गया 30 माइनस 50 I1 का मान निकाल चुके हैं आप, 9/25, 25 से इसको काट दीजिए 2, तो ये हो गया 30 माइनस 18, तो ये हो गया कितना 12, अर्थात I बराबर 12/24 यानी 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी। अब जो है जो I2 है वो I2 का मान कितना होगा, यहां से देखें कि जो I2 है, I2 का मान होगा I माइनस I1। अब ये है 1/2 और ये है 9/25, तो ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, ये 50 हो गया, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 25 दूना 50, तो 25 और माइनस कितना 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो ये हो गया आपका 7/50 एम्पियर। अब जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है, V बराबर I2 इंटू R वोल्ट मीटर का, ये होना चाहिए। तो इससे जो है RV का मान जो है ये मिलेगा V/I2। V का मान कितना मिला है, V का मान मिला है उसके अक्रॉस कितना 18 वोल्ट, तो 18/I2 का मान है 7/50, तो ये हो गया आपका 18 गुणे 50/7, 50/7, तो ये मिल जाएगा आपका 900/7, अर्थात 128.57 ओम, यानी इसका मान जो होगा 128, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसमें जो उसका रेजिस्टेंस है यह लगभग 129 ओम का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संलग्न चित्र में बिंदुओं A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। धारा I3 का मान, I3 ये देख रहे हैं I3 का मान तथा सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कीजिए, सेल का विद्युत वाहक बल E। इतनी चीजें इसमें ज्ञात करनी है। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या फाइंड करना है।
तो इस फिगर से अगर आप देखें तो इस फिगर में देखिए ये BC और BD, ये और BD, BC, ये BC और ये BD, ये दोनों कैसे जुड़े हैं? दोनों सिरा एक जगह जुड़ा हुआ है P पर और इधर जो है D पर जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अर्थात इसका मतलब हो गया कि BC एंड BD आर पैरेलल, ये पैरेलल भी जुड़े हैं। तो इसको हम मान लेते हैं कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है यह R1 है। तो R1 बराबर प्रोडक्ट बटा सम, प्रोडक्ट बटा सम। तो 4 दूना 8 और बटा 6, तो 8 बटा 6 से ये हो गया 4 बटा 3 ओम। ठीक है। अब देखिए, अब जो है यह AB, A से B अर्थात AB और यह जो 4 बटा 3 ओम मिला, यह दोनों कैसे हैं? ये जो है सीरीज में है, ये जो है यह सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो इसको मान लेते हैं कि इसका तुल्य R2 है। तो R2 बराबर 4 बटा 3 और प्लस ये 2 ओम है। तो इसका मतलब हो गया कि 4 धन 6 बटा 3, 6 4 10, 10 बटा 3 ओम ये मिला। अब यह 10 बटा 3 ओम और AD 10 बटा 3, यानी ऊपर का ये मिल गया ना, ऊपर का यहां से लेके ये जो मान है इसके ये मिल गया 10 बटा 3। अब यह जो है, ये जो वैल्यू देख रहे हैं AD, यह इस AD के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब हो गया कि यही तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो ये आपका मिल जाएगा, यानी आप ये कहेंगे ना यहां पर कि 10 बटा 3 ओम तथा AD का मतलब हो गया AD में जो है 2 ओम। ये कैसे हैं? ये सभी जो है दोनों जो है समानांतर क्रम में है, पैरेलल है। ये जो है समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो फिर इसका जो तुल्य है यह प्रोडक्ट बटा सम, प्रोडक्ट और बटा सम। तो प्रोडक्ट बटा सम ये ऐसे निकाल लेंगे आप। तो अब ये ऊपर का मान हो गया कितना? 20 बटा 3 और नीचे हो गया 10 6 16, 16 बटा 3, 16 बटा 3, 3 से 3 कट गया। तो इस तरह से ये मान आ गया 20 बटा 16, 4 पचे 20 और 4 चौको 16, यानी 1.25 ओम। आर का जो मान मिला, आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं या आर AD कह सकते हैं, इक्विवेलेंट ही हुआ। तो यह मिल गया 1.25 ओम। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए E बराबर क्या होता है? E बराबर IR होता है सेल के लिए। अगर आप सेल की बात करें तो E बराबर I इंटू, अब यहां पर तो टोटल R हो जाएगा ना, R इक्वलेंट। तो I का मान कितना मिला? I का मान तो इसमें दे रखा है 2 एम्पियर है। यह जो है I है, I2 नहीं है, यह I है। I का मान 2 एम्पियर है। तो 2 और गुड़े R इक्वलेंट आ गया 1.25, तो ये हो गया 2.50 वोल्ट। E का मान मिल गया 2.50 वोल्ट। अब धारा भी पूछा है, तो जो धारा है यह धारा कितनी होगी? अब इसके लिए आप जो है एक लूप बनाएंगे। कौन सा? देखिए A B D A, इस लूप में 2I1 प्लस 2I3 माइनस 2I2 बराबर 0, अर्थात I1
माइनस I2 प्लस I3 बराबर 0। 2 को कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दिया, तो अब ये हो गया I2 बराबर कितना, I1 प्लस I3, ये मिल गया। अब देखिए, अगर हम लूप जो है, अगर हम लूप ADEA को यूज कर लें, फिगर में आप देखिए, तो ये 2I2 माइनस E का मान, तो E का मान हो जाएगा 2.5 बराबर 0। ये बनाएंगे ना, तो इसमें बनाएंगे तो ये 2I2 और माइनस E बराबर 0 हो जाएगा। तो इससे जो है 2I2 बराबर 2.5 हो गया। तो I2 का मान तो निकाल सकते हैं, I2 का मान हो गया 2.5 बटा 2 यानी 1.25 एम्पियर। अब देखिए, अब ये है I1 बराबर I माइनस I2, फिगर से I1 बराबर I माइनस I2, तो ये हो गया 2 एम्पियर माइनस ये हो गया 1.25 एम्पियर, कितना हो गया 0.75 एम्पियर। ये हो गया किसका मान, ये मान हो गया I1 का। तो I3 कितना होगा, अब जो है I3 कितना होगा, तो I3 बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1। I2 कितना है 1.25 है, I1 0.75 ऊपर निकालें आप, तो ये मान हो गया 0.50 एम्पियर। तो इस तरह से I3 का मान आपने फाइंड कर लिया 0.5 एम्पियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है आप किरचॉफ का नियम लगा करके और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।